आज का हमारा टॉपिक है एनॉमलीज इन डेटाबेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मतलब प्री रेक्विजिट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन के हवाले से। नॉर्मलाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं डेटाबेस के, उनमें से ये आज का हमारा समझ लें कि आज का और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग माईसीक्वल के लेक्चर्स इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एनॉमलीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एनॉमलीज़ क्या चीज़ होती हैं डेटाबेस में, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इनको कैसे रिमूव किया जाता है। Anomalies are problems that can occur in poorly planned database such as all the data stored in one table. Anomalies हमारे पास क्या है कि बेसिकली these are the problems हैं, ये errors हैं जो कि किसी भी डेटाबेस में उस वक्त occur होते हैं, उस वक्त ये पाए जाते हैं जिस वक्त उस डेटाबेस को प्रॉपरली प्लान ना किया जाए, या जिस वक्त आपको बताया गया था कि तमाम के तमाम एंटिटीज़ का डेटा एक ही टेबल में अगर आप लोग स्टोर कर रहे हैं और उस डेटाबेस के टेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो रहा है या रिडंडेंसी ऑफ डेटा हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप लोगों के पास अनोमलीज आ जाती हैं। Anomalies बेसिकली क्या हैं? Anomalies आर द एरर्स और मिस्टेक्स इन द डेटाबेस टेबल। Anomalies आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर क्या होता है कि ये एरर्स हैं और ये मिस्टेक्स हैं। रिडंडेंट डेटा क्या चीज़ होती है कि एक ही एंटिटी के एक ही इंस्टेंस का डेटा अगर आपके टेबल के अंदर या डेटाबेस के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, अब स्टूडेंट का जो नेम है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, अगर ये बार बार आप एक ही टेबल के अंदर या मल्टीपल टेबल्स के अंदर बार बार इसको आप लोग स्टोर करवा रहे हो, इसको आप लोग रिपीट करवा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि डेटा आप लोगों का डुप्लीकेट हो रहा है। और जिस वक्त डेटा डुप्लीकेशन आपकी डेटाबेस के अंदर इंक्रीज़ होती है तो उसके अंदर एनॉमलीज के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे डेटाबेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ पैदा कराने वाली चीज़ है वो क्या है? वो डेटा डुप्लीकेशन है। जिस वक्त डेटा डुप्लीकेशन आपके टेबल के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके डेटाबेस के अंदर आपके डेटाबेस के अंदर एनॉमलीज और एरर्स आने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग इन अनोमलीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो हम 100% क्या है कि इस डेटा डुप्लीकेशन को या डेटा की जो रिडंडेंसी जिसे हम कहते हैं, इसको हम कम्प्लीटली 100% हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हम इसको उस लेवल तक ख़त्म कर देते हैं, उस लेवल तक इसको हम रिड्यूस कर देते हैं कि जिसकी वजह से एनॉमलीज जो हैं डेटाबेस के अंदर कम से कम हद तक पाई जा सकें या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। तो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, हमने डेटा डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। कम्प्लीटली इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ हद तक डेटा डुप्लीकेशन आप लोगों के टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। The general layman definition of an anomaly is that something that you do not expect. Anomaly की एक जनरल डेफिनेशन ये है कि ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। एक्सपेक्ट मतलब आप लोग नहीं चाहते कि ये चीज़ मेरे डेटाबेस के टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो, और ये चीज़ क्या है कि आप लोगों के सामने आ रही होती है। मतलब अनवांटेड थिंग होती है, अनवांटेड डेटा हो सकता है, अनवांटेड क्यूरी रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्यूरी की है, जो रिज़ल्ट आप लोग सोच रहे थे कि मेरे पास क्यूरी करने के बाद ये वाले रिज़ल्ट आएंगे, वो वाले रिज़ल्ट आप लोगों के पास नहीं आ रहे। या ऐसा भी हो सकता है कि एक बार रिज़ल्ट तो आप लोगों के पास ठीक वाले आ गए हैं, आपने दोबारा फिर से क्यूरी किया है, रिज़ल्ट जो है कुछ और आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग एक जनरल लेमैन एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो एक टाइम पे क्या है, वो नॉर्मल आ गया। ठीक है, नॉर्मल आ रहा है, 120/80 आ रहा है। फिर आपने दोबारा क्या है कि उसको चेक किया, थोड़ी देर बाद चेक किया 190/140 आ रहा है। फिर आपने उसको चेक किया 140/110 आ रहा है। तो मतलब ये कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट मीन्स कि ये एक जैसा नहीं आ रहा, ये बार बार क्या है, चेंज हो रहा है, स्टेबल नहीं है। उसके अंदर लाजमी बात है कोई ना कोई इशू है। ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई इश्यूज आ रही हैं, बार बार वो चेंज हो रहा है किसी न किसी एरर की वजह से। देखें, अब ब्लड प्रेशर है वो किसी न किसी एरर की वजह से ही चेंज हो सकता है। उसके अंदर कोई ना कोई
इशू आएगा तभी वो क्या है कि फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार। तो अनोमली बेसिकली लीड्स डेटाबेस टू द इनकॉन्सिस्टेंट स्टेट, जिसको हम बेसिकली इनकॉन्सिस्टेंसी बोलते हैं कि एक चीज़ क्या है कि स्टेबल जब नहीं होती तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ इन अ इनकॉन्सिस्टेंट स्टेट। ठीक है, तो एनॉमली आपकी डेटाबेस को इनकॉन्सिस्टेंट स्टेट की तरफ ले जाती है कि आपकी डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स जब हम लोग क्यूरी करते हैं, फेच करके ले के आ रहे होते हैं, तो उनके ऊपर हमारा डाउट होता है, वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट इन नेचर होते हैं। Anomalies usually occur when there is too much duplication or redundancy in database information. Anomalies तभी database के अंदर exist करती हैं जिस वक्त database के अंदर बहुत ज़्यादा data की duplication हो रही हो और database के records की redundancy हो रही हो। Anomalies are caused due to inconsistent structure of the tables and database. वो जो आप लोगों ने DB का जो स्ट्रक्चर बनाया है वही स्टेबल अगर नहीं होगा, आप लोगों ने अगर प्राइमरी की फॉरेन की और टेबल्स को अगर आप लोगों ने आपस में लिंक प्रॉपर नहीं किया हुआ, तो फिर भी क्या है कि आप लोगों की डेटाबेस के टेबल्स के अंदर अनोमलीज आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है बेसिकली कि अगर आप लोगों के डेटाबेस के टेबल का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक ही टेबल में मल्टीपल एंटिटीज़ को एक साथ आप लोगों ने कंबाइन कर दिया, तो स्ट्रक्चर ऐसी बात उसका ठीक नहीं होगा। मल्टीपल एंटिटीज़ एक ही टेबल में आ रही हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा, फिर भी आप लोगों ने इनको एक ही टेबल में स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा और जो वो डेटा आप लोगों को कल को मिलेगा जब आप लोग रिट्रीव करोगे उसके अंदर भी इश्यूज होंगे। तो ठीक है, ये थोड़ी सी थी हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी किसकी, अनोमलीज की। उसके बाद हमारे पास तीन तरह की अनोमलीज होती हैं, तीन तरह की अनोमलीज होती हैं, इंसर्शन अनोमली होती है, डिलीशन अनोमली होती है और अपडेशन अनोमली होती है। इन अब इन तीन तरह की अनोमलीज को अब हम लोग पढ़ेंगे और विद एग्जांपल्स इनको हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअली इनका मतलब क्या है, इंसर्शन अनोमली एक्चुअली क्या चीज़ है, डिलीशन अनोमली क्या चीज़ है और अपडेशन अनोमली क्या चीज़। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द इंसर्शन अनोमली। अब नाम से जाहिर है कि इंसर्शन अनोमली ये कौन सी अनोमली है, ऐसी अनोमली है जिस वक्त आप लोग डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने लगोगे, मतलब जिस वक्त आप डेटाबेस के ऊपर इंसर्ट की क्यूरी लगाओगे कि मैंने डेटाबेस के अंदर अब कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, कोई आइटम मैंने डेटाबेस के टेबल के अंदर कोई रो या रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करना है, तो उस टाइम पे ये एरर आएगा, उस टाइम पे ये इशू आएगा। तो ऐसा इशू या ऐसा एरर जिस वक्त आप लोग डेटाबेस के ऊपर इंसर्शन कर रहे हो अगर आप लोगों के सामने आता है, या आप लोगों को इंसर्शन करते वक्त आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को बोलते हैं इंसर्शन अनोमली। तो बात याद रखनी है, ये ऐसा एरर है या ऐसा इशू है कि जिस वक्त आप लोग डेटाबेस के ऊपर इंसर्ट की कमांड को रन कर रहे हो और ये अगर आप लोगों को क्या है कि डेटा इंसर्ट नहीं करने दे रहा, तो ये चीज़ इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन एनोमली कहते हैं। अब यहाँ पे देखें इसकी वजह क्या है, आप लोगों को भी टेबल नीचे शो हो रहा होगा, यहाँ पे एक टेबल शो हो रहा है, इसके अंदर स्टूडेंट नंबर कॉलम है, कोर्स नंबर एक कॉलम है, स्टूडेंट नेम एक कॉलम है, एड्रेस एक कॉलम है और कोर्स एक कॉलम है। अब यहाँ पे इस टेबल के अंदर क्या इशू है, अब यहाँ थोड़ा सा इसको गौर करें टेबल को। यहाँ पे बेसिकली इशू ये है कि इस टेबल के अंदर हम कोई न्यू कोर्स उस वक्त तक हम लोग ऐड नहीं कर सकते जिस वक्त तक किसी एटलीस्ट एक स्टूडेंट का हम लोग डेटा यहाँ पे इंसर्ट ना करें। यहाँ पे वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कोर्स की इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर उस वक्त तक इंसर्ट नहीं हो सकती जब तक हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट ना करें, या फिर इस टेबल के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन उस वक्त तक इंसर्ट नहीं हो सकती जिस वक्त तक हम लोग कोर्स की इंफॉर्मेशन इंसर्ट ना करें। अब यहाँ पे मैं भी बताता हूँ आप लोगों को कैसे, मतलब इशू क्या है एक्चुअली। यहाँ पे बेसिकली डेटा एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, यहाँ पे डेटा की डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखें दो एंटिटीज़ का डेटा एक ही टेबल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मर्ज कर दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर का डेटा आ रहा है, स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, स्टूडेंट नंबर आ रहा है, स्टूडेंट नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, और ये तीन एट्रीब्यूट किसके हैं, कोर्स के हैं। फिर हमने इसके अंदर कोर्स के डेटा को भी साथ में ऐड कर दिया, कोर्स नंबर भी आ रहा है और कोर्स का नेम भी आ रहा है। हालांकि कोर्स एक अलग एंटिटी है और स्टूडेंट एक अलग एंटिटी है, इन दोनों का
एक ही टेबल के अंदर डिटेल्स इन दोनों की एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे मसला क्या आएगा कि कल को आप लोगों के फ़र्ज़ कर लें कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नया स्टूडेंट एडमिशन लेता है, ठीक है, अभी फ़र्ज़ कर लें इसने कोई कोर्स, उसको हम लोगों ने किया है, उसको हम लोगों ने कोई कोर्स नहीं एलोकेट किया, अभी तक उस कोर्स उसके बारे में फ़र्ज़ कर लें कोई कोर्स उसके बारे में डिसाइड नहीं किया गया, तो उस स्टूडेंट का डेटा इस टेबल में स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग डेटाबेस में इस टेबल में उसका डेटा स्टोर करोगे तो मसला ये आएगा कि जो बाकी कॉलम्स हैं, जैसे कोर्स नंबर का कॉलम है या कोर्स का जो कॉलम है जिसमें कोर्स का नेम लिखा हुआ है, वो वाले कॉलम्स क्या हैं कि उनके अंदर नल वैल्यूज़ आ रही होंगी, वो कॉलम्स खाली बच रहे होंगे। और ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि डेटाबेस के टेबल्स के अंदर नल वैल्यूज़ को हम लोग स्टोर नहीं करते, हम लोग कर सकते हैं, नल वैल्यूज़ को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ये इंतहाई बैड प्रैक्टिस है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों की डेटाबेस इसकी वजह से भी इनकॉन्सिस्टेंट होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि कल को कोई एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया यूनिवर्सिटी ने कल को कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन अभी तक उस कोर्स के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे, तो देखें कोर्स का नंबर वाला कॉलम तो फिल हो जाएगा, कोर्स के नेम वाला कॉलम भी फिल हो जाएगा, जो बाकी 3 कॉलम है स्टूडेंट नेम, एड्रेस और स्टूडेंट नंबर वाला कॉलम, ये 3 कॉलम खाली रह जाएंगे। तो एक तो आपके डेटाबेस के अंदर मेमोरी ज़ाया हो रही होगी, और दूसरा ये है कि इसके अंदर क्या है कि कोई समझ नहीं है, जब डेटाबेस के टेबल को देखा जाएगा तो इनकॉन्सिस्टेंट शो होगा, कोई स्ट्रक्चर शो उसका नहीं होगा, कि अजीब सा टेबल शो होगा कि कुछ सेल्स के अंदर वैल्यूज़ हैं और कुछ सेल्स के अंदर वैल्यूज़ नहीं हैं। तो ऐसे में आपको एक तो कम्प्लेक्स क्यूरी लिखनी पड़ेगी, क्यूरी को भी आप लोगों को कम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा वो क्यूरी क्या है कि हो सकता है प्रॉपर आप लोगों को रिकॉर्ड्स सर्च करके प्रोवाइड ना करे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इंसर्शन अनोमली है, कि आप लोग इंसर्शन अनोमली बेसिकली तभी आती है कि आप लोगों के पास डेटा जो है डिपेंड कर रहा है। अब देखिए इंसर्शन की क्यूरी आप लोगों को बार बार चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब सिंपल इंसर्ट अगर देखिए, अगर हम बात करें इंसर्ट की क्यूरी की, इस टेबल के लिए अगर हम बात करें, तो इस टेबल के अंदर जो हम इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे वो यही होगा कि इंसर्ट की क्यूरी क्या करे, स्टूडेंट नंबर में डेटा इंसर्ट करे, कोर्स नंबर के अंदर इंसर्ट करे, स्टूडेंट नेम के अंदर डेटा इंसर्ट करे, एड्रेस कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करे, और कोर्स नेम कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करे। लेकिन देखें, जिस वक्त आप लोगों के पास स्टूडेंट्स अभी इनरोल नहीं हुए, अभी स्टूडेंट अभी फ़िलहाल स्टूडेंट का डेटा आपके पास नहीं है, फिर आपके पास क्या होगा, इंसर्ट की क्यूरी भी इशू करेगी। उस इंसर्ट की क्यूरी के अंदर से आप लोगों को स्टूडेंट नेम वाला जो वेरिएबल पैरामीटर होगा वो आपको हटाना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम का, स्टूडेंट एड्रेस का, ये 3 आप लोगों को पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। तो क्यूरी भी आप लोगों को बार बार क्या है, चेंज करनी पड़ रही होगी, ठीक है। तो ये इश्यूज हमारे पास इंसर्शन अनोमली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिलीशन अनोमली, जिसे हम डिलीट अनोमली कहते हैं, या ये ऐसा एरर है जो कि डिलीशन टाइम पे आता है। ये भी डेटा की डिपेंडेंस की वजह से आ रहा है, कि डेटा देखें आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। एक डेटा को डिलीशन अनोमली ये चीज़ बोलती है, डिलीशन अनोमली में हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि आपका डेटा, एक डेटा ए है और एक डेटा बी है। सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि डेटा बी को डिलीट करने के लिए, अगर हम डेटा बी को डिलीट करने जाएंगे तो हमें क्या है कि डेटा ए भी हमारा साथ में डिलीट हो सकता है, या अगर हम लोग डेटा ए को डिलीट करेंगे तो हमारा डेटा बी भी हमारा साथ में डिलीट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों के टेबल में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके टेबल के अंदर डिलीशन अनोमली है। मतलब ये कि अगर आप लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड, जैसे इस टेबल को हम देखें, अगर आप लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करोगे तो साथ में ही कोर्स का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर आप लोग कोर्स का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहोगे तो साथ में स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी अनोमली को हम लोग क्या कहते हैं, डिलीशन अनोमली कहते हैं। ये भी इसी वजह से आ रही है कि आप लोगों का डेटाबेस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मल्टीपल एंटिटीज़ को एक ही टेबल के अंदर क्या है कि कंबाइन कर दिया गया है, एक ही टेबल के अंदर मल्टीपल क्या है कि एंटिटीज़ का डेटा आ रहा है। अब यहाँ इस टेबल को देखें, इस टेबल के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी आ रहा है, स्टूडेंट मतलब कौन से कोर्सेज पढ़ रहा है, और स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, और कोर्स का नेम क्या है जो वो कोर्स पढ़ रहा है। जैसे देखें स्टूडेंट नंबर S24 है, स्टूडेंट रोल नंबर S24 क्या है, वो 9267 कोर्स नंबर पढ़ रहा है, उस स्टूडेंट का नेम स्मिथ है, एड्रेस उसका ग्लासगो का है, और वो फिज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहा है। अब कल को फ़र्ज़ कर लें
ये स्टूडेंट जो है डिग्री छोड़ जाता है या इसका रिकॉर्ड हमें फ़र्ज़ करने कल को डिलीट करना पड़ जाता है, तो डेटाबेस में जब रिकॉर्ड डिलीट होते हैं तो पूरी की पूरी रो डिलीट होती है, टेबल की पूरी हम लोग बेसिकली रो को डिलीट करते हैं। जब पूरी की पूरी रो डिलीट होगी तो साथ में कोर्स का डेटा भी डिलीट करना पड़ जाएगा। साथ में क्या है, कोर्स का डेटा भी हमें डिलीट करना पड़ जाएगा। तो अभी देखें ये अनवांटेड चीज़ है, हमें कोर्स का डेटा तो नहीं डिलीट करना, क्योंकि कोर्स का स्टूडेंट बेशक जा रहा है, लेकिन हमें कोर्स की डिटेल तो चाहिए ना। कल को कोई नया स्टूडेंट आएगा, उसको वो हमें सब्जेक्ट भी देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोर्स का डेटा भी साथ में हमें डिलीट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिलीशन अनोमली। ये है हमारे पास इंसर्शन अनोमली, इसके बारे में होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। उसके बाद हमारे पास है अपडेशन अनोमली। ये लास्ट अनोमली जो हम पढ़ रहे हैं, अपडेशन अनोमली। अपडेशन अनोमली में भी यही इशू आप लोगों के पास आता है कि जब आप लोग डेटा को डेटा को जिस वक्त आप लोग अपडेट करने लगते हो, तो आप लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि क्या मेरा डेटा प्रॉपरली अपडेट हो चुका है या प्रॉपरली डेटा अपडेट मेरा नहीं हो सका। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों के पास एक इंस्टेंस की मल्टीपल क्या है कि डुप्लीकेटेड डेटा उसका आ रहा होता है। मतलब आपके टेबल के अंदर जिस वक्त डेटा की डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके टेबल के अंदर अपडेशन की अनोमलीज, अपडेशन के एरर्स आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं? आप फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पे देखें स्टूडेंट नंबर 21 और स्टूडेंट नंबर जो 30 है, इनकी मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। स्टूडेंट नंबर 21 और स्टूडेंट नंबर 30 की मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। अब कल को आप लोगों को कोई कहता है, आपका डिपार्टमेंट कहता है कि स्टूडेंट नंबर 21 का नेम अपडेट कर दो, उसका नेम जॉन से गलत लिख दिया गया था, उसका नेम क्या था कि रिचर्ड था फॉर एग्जांपल। तो आप लोग जब जॉन का रिकॉर्ड अपडेट करोगे, तो अब देखें जॉन की यहाँ पे वैल्यूज़ एक से ज़्यादा हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, ह्यूमन एरर यहाँ पे आ सकता है कि आप लोग यहाँ पे एक इंस्टेंस का एक जगह पे तो आप लोग उसका रिकॉर्ड अपडेट कर दो, दूसरी जगह पे उसका रिकॉर्ड आप लोग अपडेट करना भूल जाओ। तो अब देखिए यहाँ पे अपडेशन अनोमली आ गई ना कि आप लोगों ने अपडेट प्रॉपर्ली इसको नहीं किया। अगर यहाँ पे जब आपके टेबल के अंदर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स अपडेट ना कर पा रहे हो आप लोग, या अपडेशन के बाद इसमें डाउट आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अपडेशन अनोमली कहते हैं। अब यहाँ पे जब रिचर्ड का नेम चेंज करने के लिए फ़र्ज़ करने का कहा जाए, तो फिर भी आप लोगों के पास इशू आ सकता है। अब रिचर्ड टेबल में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब रिचर्ड का नेम आप लोग 2 जगह पे 3 जगह पे चेंज कर देते हो, लेकिन कुछ जगह पे आप लोग भूल जाते हो, तो आपके डेटाबेस के टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों के टेबल के अंदर कोर्स नेम है, वो भी सेम है, अकाउंट्स है, अकाउंट्स का नेम अपडेट एक जगह कर देते हो, बाकी जगह भूल जाते हो, तो आप लोगों का डेटा फिर भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये हो क्यों रहा है? ये आपके रिकॉर्ड्स की डुप्लीकेशन की वजह से हो रहा है।